नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑन एयर विद सौरभ में। आज हम अटल श्रीवास्तव जी के घर पे हैं, जो कि कोटा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। आज हम उनसे बात करेंगे उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में कि वो कैसे कोटा को मैनेज कर रहे हैं और क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी चुनाव में। आइए उनसे जानते हैं। अटल श्रीवास्तव जी, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ एशियन न्यूज़ पे। जी। पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप चुनाव में खड़े हैं, तो आपके मेन मुद्दे क्या है जिस पे आप मेन फोकस करेंगे। देखिए, कोटा विधानसभा कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रहा है, पर पिछले चुनाव में कांग्रेस वहाँ से नहीं जीत पाई थी। और कोटा में इसके पहले जो भी जनप्रतिनिधि थे, स्वर्गीय मथुरा प्रसाद दुबे, पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, जो कि जिनको विकास विधान पुरुष और विकास पुरुष कहा जाता था, तो उस क्षेत्र का उस समय सर्वांगीण विकास हुआ था। पर 2018 के चुनाव में कांग्रेस वहाँ से नहीं जीत पाई और एक बहुत ही प्रकृति से घिरा हुआ बहुत अच्छा सा विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें 4 प्रमुख केंद्र हैं। एक कोटा खुद नगर पालिका है, दूसरा रतनपुर नगर पालिका है, तीसरा गौरेला और पेंड्रा जो अभी नगर पालिका घोषणा हो गई है। तो ये 4 प्रमुख केंद्र और एक बेलगैना, 5 प्रमुख केंद्र वहाँ पर माने जाते हैं। सब की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। हमारी वहाँ कोशिश होगी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सड़क का जाल है, जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, वो तो एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि उन समस्याओं के समाधान पे वो निरंतर लगा रहे। पर वहाँ पर जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो सौगातें हैं, वो जैसे बिलगहना में कॉलेज की मांग बहुत दिनों से हो रही। रतनपुर पुराने कलचुरी राजवंश की राजधानी रही है, जिसको जहाँ पे माँ महामाया का मंदिर है, कोटा घाट जैसा डैम है, उसको एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है कि उसको आने वाले समय में रतनपुर आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके साथ उनको पर्यटन की भी सुविधा मिल सके, तो उसको इस केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कोटा जो है वो शिक्षा का केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है, जहाँ पर बहुत अभी सीवी रमन यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है। तो कोशिश होगी कि आने वाले समय में वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुले ताकि वहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। बेलगैना क्षेत्र जो है वो आदिवासी अंचल से घिरा हुआ, आदिवासी वनांचल क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो जो वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो कि अपने हस्तशिल्प कला से बहुत पारंगत है, उनके लिए फॉरेस्ट के जो वनोपज है उसकी अभी हमारी सरकार ने 4 वनोपज की खरीदी पहले होती थी समर्थन मूल्य में, अभी 67 वनोपज की खरीदी हो रही है। उससे वनांचल में रहने वालों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। अभी हमारी सरकार ने रिपा के माध्यम से, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से एक मार्केट डेवलप किया है कि हमारे वनांचल में क्षेत्र में रहने वाले लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या बेचना चाहते हैं, रॉ प्रोडक्ट, उसके लिए अब उनको बेचने की ज़रूरत नहीं है। उसको वन विभाग के माध्यम से वो खरीदी करेंगे और उसका बाय प्रोडक्ट बनाकर उसको मार्केट में सेल करेंगे। तो इससे वनांचल में रहने वाले आदिवासी भाइयों को बेचने की जो असुविधा होती थी, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। जो वनोपज हैं उनको उनका समर्थन मूल्य मिल रहा है। पहले जैसे कोदो, कुटकी, रागी, इसका कोई समर्थन मूल्य नहीं मिलता था, 1000 रुपये में 800 रुपये किलो में मिल जाती थी। अब उसको 3200 और 3600 रुपये हमारी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। तो उन क्षेत्रों में जाने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी जैसे बात हो रही थी सड़क की, तो कांग्रेस का शासन 5 साल से है और सड़क को लेकर काफ़ी कोटा के लोगों में एक गुस्सा है। तो उस पर अगर आप बनते तो आप उसको कैसे डील करेंगे। देखिए, कोटा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल लगभग ठीक है। जो सड़कें खराब हो चुकी हैं उसको बनाने की ज़रूरत है, जिसमें बेलगैना से लेकर कोंगसरा होते हुए जो पेंड्रा रोड सड़क जाती है, उसकी हालत बहुत जर्जर है, उसको बनाया जाना चाहिए था। और मूलभूत सुविधाओं के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने, छत्तीसगढ़ शासन ने जो एक काम किया था कि विधायक निधि जो पहले 1 करोड़ रुपए पर ईयर होती थी, उसको 4 करोड़ रुपए कर दिया। तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं क्षेत्र के लोगों की, गांव के लोगों की, उसको तो विधायक निधि से ही पूरा किया जा सकता है। पर वहाँ उसका अभाव मुझे दिखा कि वहाँ के लोगों ने मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि खासकर विधायक निधि और जो भी 15वें वित्त का पैसा आता है वो मूलभूत सुविधाओं में खर्च हो। और वहाँ के अभी मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1 साल पहले घोषणा की थी कि लगभग 1000 स्कूलों का उन्नयन होगा,
तो स्कूलों की जो बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं। ये काम जनप्रतिनिधि का होता है कि वो इन योजनाओं को कैसे रायपुर से अपने क्षेत्र में क्रियान्वयन कर सके, उन पैसों को रायपुर से लाकर अपने क्षेत्र में लगा सके। तो अगर विधायक सजग होगा तो मुझे लगता है कि योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होगा। अब जैसे कोटा में देख रहे हैं हम कि एक ट्रायंगुलर इलेक्शन का एक वो बैठ रहा है जैसे तीन तरफ से, तो आपको क्या लगता है आप कितने पॉजिटिव है जीत को लेकर? देखिए, हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, एक तो 500 किलोमीटर दूर से आए हैं जसपुर से यहाँ पर। उन्हें यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ सामाजिक ताना बाना, यहाँ की स्थितियों के बारे में बहुत अच्छा जानकारी नहीं है। और एक कैंडिडेट पिछले 17 सालों से वहाँ से प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनको क्षेत्र के विकास में किन चीज़ों की ज़रूरत है, मूलभूत सुविधाओं की, उसका ज्ञान नहीं है। तो मुझे लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष तो सामने होगा। और चूंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है, पिछले बार लोगों को दिग्भ्रमित किया गया था कि हम ही कांग्रेस हैं और सीधा साधा इलाका था, इसलिए लोग दिग्भ्रमित हो गए। पर इस बार सब लोग खुल के आ रहे हैं और कांग्रेस का गढ़ फिर से बनेगा। अभी तो चुनावी माहौल है, काफ़ी व्यस्त रहते होंगे आप, पर आप जैसे अपने आम जब फ्री रहते हैं या जब काम नहीं रहता है तो आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? अभी भी सुबह उठ के दोस्तों के साथ नुक्कड़ की चाय में जो मज़ा आता है वो अभी भी चालू है, सुबह की मॉर्निंग वॉक पे। और दिन भर तो आज सुबह से 9-10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक दिनचर्या रहती है कि क्षेत्र में ही दौरे कार्यक्रम होते हैं। तो अभी तो रूटीन वही चल रहा है। रूटीन में थोड़ा बदलाव यही है कि सुबह बस मेरा अपना समय होता है जब मैं अपने साथियों के साथ बैठ के चौक पे चाय पे चर्चा हो जाती है, तो उसका मज़ा अलग है। और आपकी ऐसी कोई एक हॉबी जो आप करते हैं फ्री टाइम पे अपने? मेरी हॉबी वैसे तो प्रकृति के नज़दीक रहने की है। मैं जंगल प्रेमी हूँ, मुझे जंगल में रहना बहुत अच्छा लगता है, जंगल प्राकृतिक रूप से। तो सौभाग्य से हुआ कि कांग्रेस ने मुझे ऐसे विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है जो पूरी तरह से वनांचित है। उसका 40% हिस्सा वनांचल में, जिसमें अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व भी आता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ जाने में और वहाँ घूमने का वही मेरा शौक़ भी पूरा होता है कि मैं जंगल और वनवासियों के साथ रहूं। वाइल्ड लाइफ मेरा इंटरेस्ट का फील्ड है। फोटोग्राफी भी करते हैं जी। तो और जैसे इस बार भाजपा धर्मांतरण को एक बड़ा मुद्दा बना रही है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? वो कैसा वर्कआउट करेगा छत्तीसगढ़ में? भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीति में लोकतंत्र में धर्म को लाती है, जबकि लोकतंत्र में धर्म का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में विकास का स्थान है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए धर्म का उपयोग करती है। हमारे लिए धर्म आस्था का व्यस्त है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी पहले हिंदू मुस्लिम करती थी, अब यहाँ पे एक नए आ गए हैं जो धर्मांतरण की बात करेंगे। धर्म किसी को भी ज़बरदस्ती लादा नहीं जा सकता है, धर्म आस्था के साथ कोई स्वीकार करता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूँगा कि वहाँ रहने वाले वनवासियों को, वहाँ रहने वाले वनांचल के गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्थाओं को कहें कि वो उनके हित के लिए काम करेगी, तो लोग अपने आप क्यों धर्म परिवर्तन करेंगे। पर जो उनके हित में काम करता है और उनको लगता है कि इस धर्म में मेरी आस्था हो सकती है, इस धर्म को स्वीकार करने में मुझे और मेरे परिवार को अच्छा लगता है, तो ये तो आम आदमी की हमारा संवैधानिक अधिकार है कि मैं किस धर्म को मानूं, किस धर्म पे जाऊं। अभी वो ये सब प्रोपोगंडा करेंगे क्योंकि चुनाव का समय और केवल धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे। उनके पास कोई और वोट मांगने का रास्ता नहीं है। कुछ ऐसे 3 काम जो अगर आप जीतते हैं तो आप शुरुआती 3 काम जो आप करेंगे, जो आपने सोच रखे हैं कि हाँ ये 3 काम तो मैं करूँगा करके? मैंने आपसे कहा कि कोटा विधानसभा क्षेत्र में 5 केंद्र हैं, पाँचों की ज़रूरतें अलग अलग हैं। कोटा, रतनपुर, बेलगहना, गौरेला, पेंड्रा। गौरेला पेंड्रा मरवाही को कांग्रेस की ही शासन में पहली बार जब 2018 में बनी तो पहला जो जिला बना वो गौरेला पेंड्रा मरवाही बना, और वो बिलासपुर से लगभग 120 किलोमीटर दूर था। तो आज वहाँ के लोग, गौरेला पेंड्रा के लोगों को इस बात की बड़ी संतुष्टि है कि हमारे यहाँ कलेक्ट्रेट आ गया। जो लोग 120 किलोमीटर दूर यहाँ अपने काम के लिए आते थे, आज उनको वो सुविधाएँ वहाँ मिल रही है। वहाँ नई कंपोजिट बिल्डिंग मिल रही है, नया अस्पताल का शिलान्यास हो गया, उसका काम शुरू हो गया है। हार्टिकल्चर कॉलेज, उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। अब वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की ज़रूरत है और एक अच्छा बड़ा अस्पताल बनाने की ज़रूरत है ताकि वहाँ के आसपास के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं बन सके। हाँ, हमारे चैनल को काफ़ी यूथ देखता है, तो यूथ को आप एक एडवाइस जो देना चाहेंगे, आप इतने सीनियर लीडर हैं, तो एक एडवाइस जो आप यूथ को देना चाहेंगे? देखिए, पेंड्रा गौरेला जो जगह है वहाँ पर
रविन्द्रनाथ टैगोर जी आए थे और अपनी पत्नी का इलाज के लिए वो वहाँ पर उन्होंने करीब 1 महीने वहाँ रुका था। और छत्तीसगढ़ की पहली पुस्तक, साहित्यिक पुस्तक 1901 में वहाँ से प्रारंभ हुई जब माधवराव सप्रे जी ने वो बुक निकाली थी। तो गोरेला पेंडा जो है वो कहीं ना कहीं बौद्धिक रूप से बहुत ऊंचाइयों पर रहता है, और दूसरा वहाँ की जो वहाँ का जो वातावरण है वो खेल के लिए और स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो मेरी कोशिश होगी कि इन दोनों क्षेत्रों में वहाँ पे बहुत बड़ा काम हो, कि वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, वहाँ खेलकूद की बड़ी एकेडमी बने ताकि वहाँ के स्थानीय युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सके। और तीसरा स्वास्थ्य है, कि स्वास्थ्य के लिए उससे अच्छा वातावरण कहीं नहीं, बहुत ही चारों साइड जंगल से घिरा हुआ है, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है, कोई प्रदूषण नहीं है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा केंद्र स्थापित हो सकता है। अटल जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप एशियन न्यूज़ से मिले, हमसे मिले। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एशियन न्यूज़ पे ऑन एयर विद सौरभ में। नमस्कार।